हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एस अकेडमी। बीटेक फर्स्ट ईयर के पीपीएस सब्जेक्ट को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अपने इस लेक्चर सीरीज में। तो अभी तक हमने अपने फर्स्ट यूनिट के काफ़ी सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया। अब हम अपने कुछ और टॉपिक्स को यहाँ डिस्कस करने आए हैं। अब हम अपने आखिरी फेज में ही चल रहे हैं। देन ये जो हमारा टॉपिक है, ये हमारा प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और बिल्डअप देने के लिए है, क्योंकि यहाँ पर हम बेसिकली वो टर्म्स को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, वो टर्म्स को हम तो लेट अस सी कि हमें वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना है और वो जिन्हें हमें देखना है कि जो हमारे फ्यूचर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग देंगे, स्ट्रॉन्ग बिल्ड करेंगे, जो कि हमारे बेस हैं। ठीक, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि सी लैंग्वेज के कंपोनेंट्स को यहाँ हमें डिस्कस करना है, एंड देन उसके कैसे कैसे टाइप्स हैं, देन उसके कैसे कैसे पार्ट्स हैं, और उन पार्ट्स को हमें वन बाय वन कंसीडर करते हुए चीज़ों को आगे एक्सप्लोर करना है और आगे देखना है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि सी लैंग्वेज के कंपोनेंट्स, सी लैंग्वेज के कौन कौन से कंपोनेंट है। बेसिकली सी लैंग्वेज के 4 मेन कंपोनेंट है। एक है उसका कैरेक्टर सेट, देन है टोकन्स, देन है वेरिएबल्स, देन उसके पास है डेटा टाइप्स। एंड इन्हीं चार कंपोनेंट्स को हमें वन बाय वन कंसीडर करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि जो कैरेक्टर सेट है, कैरेक्टर सेट आपका वो उस कैरेक्टर सेट है जिसमें केवल और केवल कैरेक्टर ही नहीं, उसके अलावा कई सारे स्पेशल सिंबल्स भी आ जाते हैं। उन स्पेशल सिंबल्स को प्रॉपरली बताया गया है कि उसका क्या यूज है, क्या कैसा यूज है, क्या कैसा यूज नहीं है। एंड देन उनमें से भी कुछ के कॉम्बिनेशन परफेक्टली एक सर्टेन टाइप के अदर सीक्वेंस बन जाते हैं। देन हम उसको भी आगे देखेंगे अपने इस लेक्चर सीरीज में, इस लेक्चर में, आज के डिस्कशन में। ठीक, तो आज हम देखने वाले हैं क्या, 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सी लैंग्वेज, 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के 4 मेन कंपोनेंट, पहला है कैरेक्टर सेट, सेकंड है आपका टोकन, थर्ड है आपका वेरिएबल्स, एंड लास्ट वन इज योर डेटा टाइप। तो इन चार हम कंपोनेंट्स को हमें डिस्कस करना है। तो लेट अस बिगिन। तो यहाँ पर हमारे पास पहला क्या है, द कैरेक्टर सेट। क्या है, द कैरेक्टर सेट। क्या है हमारे पास, द कैरेक्टर सेट। इस कैरेक्टर सेट को हमें देखने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि ये वो बेसिक है जो कि सबसे ज्यादा क्लोज है किसके, ह्यूमंस के। ह्यूमंस बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं, और ये कैरेक्टर सेट भी आपके इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लेटर्स को, इसके अलावा कुछ स्पेशल सिंबल्स इन द सेंस, वो आपका डिवीजन है, वो एट द रेट है, वो एक्सक्लेमेशन है, देन उसके अलावा वो आपका ग्रेटर देन है, लेस देन है, देन इसके अलावा अंडरस्कोर है। तो ये वो सारे स्पेशल सिंबल्स हैं जिनका यूज आप अपने इस लेक्चर सीरीज में देखने वाले हो। ठीक, अपने इस लेक्चर सीरीज में देखने वाले हो, इसका क्या कैसा यूज है, क्या कैसा इसका पर्पस क्या है। देन इसी में ही बहुत सारे ऐसे हैं जिनको आपको देखना है और समझना है। ठीक, तो यहाँ पर आप पढ़ भी रहे हो कि क्या लिखा हुआ है, कि यहाँ पे कैरेक्टर सेट है, देन वो वैलिड कैरेक्टर है, देन उसका लैंग्वेज में क्या इसका रोल है, देन ये सब चीजें लिखी हुई हैं। उसके अलावा फिर जो आपका सेकंड है कंपोनेंट, वो है आपका टोकन्स। एक्चुअली tokens is the smallest unit of your program, means smallest individual unit of a program, that is called token। means कोई भी छोटा कोड जो कि अपने आप में इंडिपेंडेंट है, इंडिविजुअल है, और कुछ ना कुछ चीजें रखता है, इस वजह से हम उसको क्या कहते हैं, टोकन। टोकन आपको कुछ भी हो सकता है, टोकन आपका कुछ भी हो सकता है, कोई भी छोटा कोड, 2 लाइन का, 4 लाइन का, 6 लाइन का, कुछ भी कोड, एक इंडिविजुअल, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ कोड, दैट इज कॉल्ड टोकन। यहाँ लिखा हुआ है कि स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम और कोड, यू कैन से दिस इज कॉल्ड टोकन्स। तो ये बेसिक डेफिनेशन है टोकन की। टोकन्स के अंदर हम सेवरल कुछ और सब सेक्शंस पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए उनको जानना बहुत जरूरी है। वो सारे कौन कौन से हैं, जैसा कि आप यहाँ पढ़ भी रहे हो कि वो हैं आपके कीवर्ड्स हैं, देन आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, ऑपरेटर्स एंड स्पेशल सिंबल्स। वो कीवर्ड्स क्या हैं, एक्चुअली कीवर्ड्स आर द स्पेशल वर्ड्स। कीवर्ड्स आर द स्पेशल वर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स आपके स्पेशल वर्ड्स हैं। स्पेशल वर्ड्स
which has special meaning which has special meaning in C language. इस सी लैंग्वेज में आपको जो कीवर्ड्स हैं वो आपके स्पेशल सिंबल्स हैं, स्पेशल वर्ड्स हैं जिनका अपना मीनिंग है सी लैंग्वेज में। तो यहाँ पे हम चीजों को यही बता रहे हैं कि सी लैंग्वेज क्या है। देन आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर्स इज द नेमिंग ऑफ द वेरिएबल। क्या है? किसी भी वेरिएबल का नाम रखना, किसी भी वेरिएबल का नाम रखना, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या है? इट इज द नेमिंग ऑफ अ वेरिएबल, नेमिंग of a variable, naming of a variable called identifier. Naming of a variable that is called identifier. ठीक, उसके बाद आपके पास क्या है? उसके बाद है आपके पास कांस्टेंट। एक्चुअली कांस्टेंट आपका वो फिक्स्ड वैल्यू है। कांस्टेंट आर द फिक्स्ड वैल्यूज which can't be changed until which can't be changed, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। एक बार आपने डिफाइन कर दिया देन इट इज फाइनल, फिर आप उसको कभी भी कहीं भी इंटायर प्रोग्राम में चेंज नहीं कर सकते। और जो आप यहाँ पे कांस्टेंट है, ये एक्चुअली कांस्टेंट भी कई तरीके का होता है। वो कांस्टेंट आपका इंटीजर भी हो सकता है, वो कांस्टेंट आपका फ्लोट भी हो सकता है, वो न्यूमेरिक भी हो सकता है, वो कैरेक्टर कांस्टेंट भी हो सकता है, वो आपका इसके अलावा बूलियन कांस्टेंट, कोई भी और कांस्टेंट हो सकता है। तो इस वजह से रियल कांस्टेंट और न्यूमेरिक कांस्टेंट के बीच में भी डिफरेंस बहुत जानना बहुत जरूरी है। देन इंटीजर कांस्टेंट, देन कैरेक्टर कांस्टेंट, इन सब के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो कांस्टेंट आर द फिक्स्ड वैल्यूज, कांस्टेंट आर द फिक्स्ड वैल्यूज, फिक्स्ड वैल्यूज। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट आपके फिक्स्ड वैल्यूज हैं। देन स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स क्या है? स्ट्रिंग्स इज द कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स और यू कैन से ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को आप कंबाइन करिए, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आपकी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर्स को आप कलेक्ट करिए, उसका कुछ भी सीक्वेंस होता है, समटाइम्स मीनिंगफुल, समटाइम्स नॉट मीनिंगफुल, बट दैट आल्सो मेक्स अ स्ट्रिंग। ये आपका स्ट्रिंग फिर भी डेवलप करेगा। सो बी माइंडेड दैट आप कुछ भी कलेक्ट करेंगे, कुछ भी रैंडम कैरेक्टर्स को कलेक्ट करिए, उनको कंबाइन करिए और प्रेजेंट कर दीजिए। तो दिस ऑल्सो बी अ कैरेक्टर, दिस ऑल्सो बी अ स्ट्रिंग, ये आपका फिर भी एक स्ट्रिंग कहलाएगा। तो यहाँ पे पर्पस यही है। देन उसके बाद है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आपके वो पोर्शन है जो आपको हमेशा बचपन से पढ़ते आए हो कि वो ऑपरेटर, जैसे कि आप जानते हो कौन कौन से ऑपरेटर्स आप जानते हो। एक है आपका प्लस, माइनस, देन उसके बाद है आपका प्लस है, माइनस है, देन डिवाइड है, देन परसेंट डिवाइड है, देन मल्टीप्लाई है, देन ग्रेटर देन, लेस देन। ये सारे ऑपरेटर्स आप बचपन से अप्लाई करते हुए चले आ रहे हो। ठीक, अब हमें इन्हें यहाँ पर भी देखना है कि इनका आखिर क्या पर्पस है, क्या यहाँ लेना देना है, या कोई ऐसा कैरेक्टर और भी आ गया है जिसके बारे में हम नहीं जानते थे। अगर ऐसा आ गया होगा तो अब हमें उसे देखना है और उसका क्या वर्किंग है, क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसे हमें देखना और समझना है। ठीक, फिर आता है स्पेशल सिंबल्स। स्पेशल सिंबल्स आपके वो सिंबल्स हैं जो कि आपके ना कैरेक्टर में आते हैं, ना कीवर्ड्स में आते हैं, देन उसके अलावा ना आइडेंटिफायर है, ना कांस्टेंट है। उन सब के अलावा वो उन सबको कहाँ रखा गया है? उन सबको रखा गया है स्पेशल सिंबल्स में। वो स्पेशल सिंबल्स आपके अंडरस्कोर भी हैं, देन उसके अलावा एक्सक्लेमेशन है, देन इसके अलावा इस एक्सक्लेमेशन है, डिवीजन है, आपका एक्सक्लेमेशन है, सॉरी हो गया। देन फिर आपका इसके बाद आपका एट द रेट है, देन इसके अलावा डॉलर साइन है। तो ये सारे क्या हैं? स्पेशल सिंबल्स हैं। क्या है? स्पेशल सिंबल्स हैं। इन स्पेशल सिंबल्स का अपना यूज है
और ये अपना यूज इसलिए भी रखते हैं ताकि इनको हम पर्टिकुलर कहीं ना कहीं यूज कर पाए और इनको वेल डिफाइंड वे में हम इसको डिफाइन कर पाए। ठीक, तो इस वजह से यहाँ पे कहने का मतलब ये है। तो ये आपने देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें आगे क्या देखना है। देन फिर है आपका कीवर्ड्स। मैंने बताया कि कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड्स और स्पेशल वर्ड्स व्हिच हैज स्पेशल मीनिंग इन सी लैंग्वेज एंड देन दीज आर ऑल प्री डिफाइंड and no one can change it because these are the fixed words that total number of keywords. Then actually this is more than 64, more than 64, but we supposed to be 32. Apart from this is the figure goes up to the 64. So 32 हम नॉर्मली मानते हैं बट एक्चुअली 32 से ज्यादा है। लगभग 64 तक हमने ऐसे कीवर्ड्स डिफाइन कर दिए हैं जिसका अपना यूज है, अपना मीनिंग है। ठीक, लेकिन हम एक्चुअली नॉर्मल कन्वेंशन यही चल रहा है, नॉर्मल ट्रेडिशन यही चल रहा है, तो हम ये मान करते हैं कि बेसिकली मिनिमम 32 तो है ही, इसके अलावा हमारे पास इससे ज्यादा भी है। ठीक, तो जब भी अगर कोई पूछे तो आप बेसिकली इतना बता सकते हो कि आपके पास 32 कीवर्ड्स हैं। किसमें? सी लैंग्वेज में। सी लैंग्वेज में बेसिकली 32 कीवर्ड्स हैं एंड देन इतना बता के आप आगे बढ़ सकते हो। इसके अलावा है आपके पास आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मैंने बताया कि नेमिंग कन्वेंशन ऑफ अ वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल का नेमिंग करना उसका आइडेंटिफायर बताने के बराबर है। मींस, और क्योंकि नेमिंग इजी नहीं है, नेम रखने के भी अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं। वो रूल्स रेगुलेशंस ये कहते हैं कि कोई भी वेरिएबल का नाम आपका नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। मींस अगर मैं इससे भी और बेसिक पे जाऊं तो जो भी वेरिएबल का नाम होगा वो आपका स्मॉल ए से स्मॉल जेड, कैपिटल ए से कैपिटल जेड। ठीक, उसके अलावा 0 से 9 एंड देन केवल और केवल अंडरस्कोर। ये इन चीजों का कलेक्शन होगा। केवल और केवल इन चीजों का कलेक्शन से ही आप आइडेंटिफायर डेवलप कर सकते हो। और सेकंड कंडीशन ये कहती है कि ये केस सेंसिटिव होगा। केस सेंसिटिव मीन्स कि अगर आपने ये लिखा हुआ है, केस सेंसिटिव का मतलब है अगर आपने ए बी सी स्मॉल में लिखा और ए बी सी ऐसे लिखा या फिर ए बी सी ऐसे लिखा तो ऑल थ्री आर डिफरेंट। मीन्स ऑल थ्री आर डिफरेंट। ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये कुछ और है, ये कुछ और है और ये कुछ और है। ये तीनों ही आपस में डिफरेंट है। कंटेंट ऑल कंटेंट्स आर सेम बट the way of presentation are different, that's why all three are different, means these are case sensitive। ये case sensitive है। और इसके अलावा एक जो और रूल है वो रूल ये कहता है कि आपका आइडेंटिफायर कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। आइदर इट मे बी स्टार्ट विद द लेटर्स और अंडरस्कोर, या तो ये अंडरस्कोर से या तो ये अल्फाबेट से स्टार्ट होगा। ठीक, तो ये आपका बेसिकली नॉर्मल रूल्स रेगुलेशन है किसको लेकर? आपका आइडेंटिफायर को लेके। देन आपका इसके बाद आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट आपका वो फिक्स्ड वैल्यूज है जो एक बार आपने डिफाइन कर दिया कांस्टेंट कीवर्ड के साथ, क्योंकि यहां पर जो वर्ड चलता है वो चलता है क्या? कांस्टेंट। और कांस्टेंट एक कीवर्ड है, CONST। कॉन्स्ट एक कीवर्ड है। क्या है? कीवर्ड है। इस कीवर्ड का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी वेरिएबल को कॉन्स्ट डिफाइन कर दिया तो फॉर द एंटायर प्रोग्राम इट कांट बी मॉडिफाइड और चेंज। ये कहीं भी मॉडिफाई और चेंज होने वाला नहीं है। तो इस वजह से बी रिमेम्बर्ड व्हाट यू डिड व्हाट यू डू, मीन्स आप क्या कर रहे थे, क्या कर रहे हो, दोनों के बारे में अच्छे से सोच लो, समझ लो एंड देन तब जाके अपने डिसीजंस लो। ठीक, तो ये आपका बेसिकली कुछ टोकन्स हैं जो कि 3 टोकन्स अभी हमने देखे। देन इसके आगे हमें और भी देखने हैं बट ये कांस्टेंट का टाइप्स है। कांस्टेंट कितने टाइप्स के होते हैं? कांस्टेंट बेसिकली आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपका न्यूमेरिक है एंड देन दूसरा आपका स्ट्रिंग है। न्यूमेरिक वाला फर्दर 2 वे में डिवाइड होता है। देन वो आता है इंटीजर कांस्टेंट एंड रियल कांस्टेंट एंड देन उसके बाद जो आपका सेकंड वे है मींस कैरेक्टर कांस्टेंट, वो भी 2 वे में कैटेगराइज्ड है। एक है उसका सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट और जो दूसरा है स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो ये आपके बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं। देन इसके बाद आपका जो इसमें जो कंसीडर किया जाता है वो आपका जान सकते हो कि ये कांस्टेंट है तो इसका क्या पर्पस होगा। और क्योंकि न्यूमेरिक है और इंटीजर है, इंटीजर का मतलब है कि यहाँ पर अगर आपने कॉन्स्ट ए इक्वल्स टू, जैसे अगर आपने यहाँ पर
जैसे आपने यहाँ पे इंटीजर में आपने a इक्वल्स टू 4 लिख दिया, देन दिस इज अ कैरेक्टर कांस्टेंट। अब अगर आपने रियल में क्या लिखा कि a इक्वल्स टू 4.053 ऐसे कुछ लिखा तो ये रियल हो गया। रियल के अलावा इसी में ही अगर आपने इसको कुछ ना कुछ e की पावर में लिख दिया, e की पावर में कुछ लिख दिया, देन ऑल्सो इट इज अ रियल कांस्टेंट। क्यों? रियल कांस्टेंट का मतलब ये है कि आपने कुछ ना कुछ e की पावर में चीजें डिफाइन की हैं, मींस 10 टू द पावर में फॉर्म में डिफाइंड की हैं, तो इस वजह से ये आपका किस कैटेगरी में आएगा? एक रियल कांस्टेंट में। देन सिंगल कैरेक्टर में आप जिसे डिफाइन कर सकते हो कि कैर ch इक्वल्स टू a, तो ये आपका क्या है? ये आपका एक्चुअली ये आपको क्या है? एक्चुअली सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है। क्या है? सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। इसके अलावा अगर स्ट्रिंग की बात करोगे तो स्ट्रिंग में आप कैरेक्टर कांस्टेंट क्या दिखा सकते हो कि ch इक्वल्स टू abc, ये आपका एक कैरेक्टर कांस्टेंट है, मींस स्ट्रिंग कांस्टेंट। इसे हम कह सकते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चीजें डिफाइंड की गई, एंड देन स्ट्रिंग कांस्टेंट कह सकते हो। हाँ, स्ट्रिंग कांस्टेंट कह सकते हो। अदरवाइज इसको तुम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो abc। बेसिकली ये ज़्यादा सही है। आपको सिंगल में मोर देन वन कैरेक्टर्स आपके इंक्लूड रहेंगे, तब आप उसको क्या कहोगे? स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो अब आपको बेसिकली समझ में आ गया कि क्या आपके पास बेसिकली टोकन्स हैं और इसके बारे में अब आपको क्या आगे बढ़ना है। देन इसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट स्लाइड, वो है आपका इंटीजर कांस्टेंट। बस इसी को बताया गया कि फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा, देन उसको हम हटा देंगे। इंटीजर इज अ होल नंबर विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट, बिना किसी फ्रैक्शनल पार्ट के रहने वाला है। देन इसके अलावा सी एच 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर कांस्टेंट, तो उसके बेसिकली 3 टाइप्स हैं, वो आप छोड़ सकते हैं। देन उसके अलावा फ्लोटिंग पॉइंट्स में आपके पास कौन कौन से हैं? फ्लोटिंग पॉइंट्स में एक आपका रियल है, देन आपका सिंगल कैरेक्टर है, एंड आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट है। तो ये आपके वही हैं जो अभी हमने देखे, 4 तरीके के, मींस न्यूमेरिक, इंटीजर, रियल, सिंगल कैरेक्टर और स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो ये बेसिकली वही 4 तरीके हैं जिनको आपने अभी देखा। मींस ये कुछ ना कुछ जो फ्लोटिंग पॉइंट है ये कुछ ना कुछ e की पावर में होगा, एंड दैट्स द रीजन वी कॉल्ड इट एज अ रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट मींस कुछ ना कुछ रियल पार्ट रहेगा, कुछ ना कुछ इमेजिनरी पार्ट भी इंक्लूड रहेगा, इस वजह से इसे हम रियल कांस्टेंट भी कहते हैं। देन इसके बाद सिंगल कैरेक्टर मींस मैंने आपको बताया, जैसे ये एग्जांपल आप देख रहे हो, ये एग्जांपल में आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको चीजें बताई गई। एंड देन आप स्ट्रिंग कांस्टेंट में देख रहे हो, स्ट्रिंग कांस्टेंट में आपके पास क्या है? स्ट्रिंग कांस्टेंट में आपके पास है स्ट्रिंग कांस्टेंट में आपके पास है क्या? ये मैसेज जो कि डबल में है, एंड देन यहाँ पे आप देख रहे हो क्या है? ये आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट है। मींस डबल कोर्स में आप कोई भी मैसेज डिलीवर करोगे तो वो आपको क्या कहलाएगा? कैरेक्टर कांस्टेंट। क्या कहलाएगा? स्ट्रिंग कांस्टेंट। क्योंकि डबल कोर्स में आप मोस्टली स्ट्रिंग को ही प्रेजेंट करते हो, इस वजह से ये आपको क्या कहलाएगा? स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक, तो ये आपका बेसिकली था, वही चीज थी जो मैं अभी आपको बताया था। देन फिर आपका क्या है? वेरिएबल्स वेरिएबल्स आर दोज आर दोज थिंग्स विच होल्ड सम वैल्यूज, इट मे बी डायनामिक, मींस ये परमानेंट नहीं है, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, और ये कोई पर्टिकुलर वैल्यू लेके नहीं चलती। ये वैल्यू कभी लंबे समय तक पूरे पूरे प्रोग्राम तक वही बनी रहेगी, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो चेंज हो जाए, मॉडिफाई हो जाए, अपग्रेड हो जाए। तो ये पॉसिबिलिटी भी होती है कि, और वेरिएबल जो होते हैं ये फिक्स नहीं होते, मीन्स इनके जो वैल्यूज हैं वो टाइम टू टाइम अपडेट और चेंज होते रहते हैं। देन variables are nothing but 30 identifiers which are used to identify variable programming elements। तो वेरिएबल्स को आप पहचानने के लिए आप 30 और आइडेंटिफायर को आप देख सकते हो, देन आप उसको पहचान सकते हो कि क्या आखिर और कितने सारे आइडेंटिफायर बन सकते हैं, देन बड़े आराम से आप दिखा सकते हो। इसके अलावा अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा डेटा टाइप्स। डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप आपके टाइप्स को डिफाइन करता है, मींस आपका जो डेटा है वो कितने टाइप का हो सकता है उसको डिफाइन करता है। तो बेसिकली अभी तक हम पढ़ते चले आए, हमने अभी तक क्या देखे कि हमारे पास इंटीजर टाइप का डेटा होता है, हमारे पास कैरेक्टर टाइप का डेटा है, देन हमारे पास कुछ फ्लोटिंग पॉइंट्स मींस पॉइंट के डेसिमल के पॉइंट्स वाले कुछ डेटा हैं। इन 3 तरीके को बेसिकली हमने देखे। उसके अलावा जो ये डेसिमल वाले हैं ये फर्दर और भी आगे बढ़ जाते हैं, और इसमें हमारे पास
फ्लोट आ जाता है, डबल आ जाता है, देन उसके अलावा एक दो और आ जाते हैं, बट वो हमारे कोई काम के नहीं। तो बेसिकली जो हमारा इंपॉर्टेंट काम का है कौन कौन सा, एक इंट है, एक कैर है, एक फ्लोट है, एक डबल है, ये चार हमारे इंपॉर्टेंट, सॉरी, तो ये चार हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं चार को हमें कंसीडर करते हुए आगे बढ़ना है और अपने स्टडीज को कंप्लीट करना है। ठीक, तो ये हमारा कवर कर रहा है। तो यहाँ हमने देखा कि ये जो डेटा टाइप है, डेटा टाइप आपके डेटा के टाइप को बताता है, एंड देन वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं। डेटा टाइप आपके बेसिकली दो तरीके के होते हैं, और क्योंकि जो भी आप ऑपरेशन करोगे वो डेटा टाइप का डेटा पे ही करोगे, और वो डेटा आपका कुछ भी हो सकता है। वो डेटा आपका कैरेक्टर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, इसके अलावा वो आपका इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है। ठीक, तो इन्हीं पे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। देन इसके बाद ये कितने टाइप के होते हैं, ये बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एक है आपका प्रिमिटिव, जिसे आप प्राइमरी, जिसे आप फंडामेंटल भी कह सकते हो, और दूसरा है आपका नॉन प्राइमरी नॉन प्रिमिटिव, जिसे आप डिराइव्ड या जिसे आप यूजर डिफाइंड भी कह सकते हो। तो ये उसके बेसिकली कुछ कॉमन नेम्स हैं, जिनके थ्रू आप कभी कभी क्वेश्चंस इस तरीके से घुमा के पूछ लेता है कि व्हाट इज यूजर डिफाइंड, व्हाट इज डिराइव्ड, व्हाट इज नॉन प्रिमिटिव। एक्चुअली उनका मतलब वही होता है, बस केवल बातों को तोड़ मरोड़ के दिखाने की बात होती है, और कुछ भी नहीं होता, एक्चुअली वही चीज है। ठीक, तो यहाँ पर आप वही चीज देखोगे, वही चीज देख रहे हो, जो कि लिखी भी हुई है, और इसका रिप्रेजेंटेशन भी आप देखोगे। तो डिराइव्ड डेटा टाइप्स में आप कौन कौन से आते हैं, आपका आता है एरे, यूनियन, स्ट्रक्चर, इसके अलावा अभी आप आगे जाओगे देन आप पॉइंटर देखोगे, देन फिर ये सारी चीजें आप देखोगे, ये सारे आगे किस चीज में आते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में। ठीक, तो आप यहाँ पढ़ भी रहे हो वही चीज आप पढ़ रहे हो, वही चीज आप देख भी रहे हो। देन फिर यहाँ पे ये पोर्शन कवर हो चुका है। देन फिर आपका क्या आता है, एक्सप्रेशन इन सी। एक्सप्रेशन इन द सी का मतलब ये है कि आपके सी में कोई एक्सप्रेशन दिया है, उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, क्या अप्रोच होगी आपको उसको सॉल्व करने की। वो एक्सप्रेशन आपका कुछ ना कुछ ऑपरेटर्स के थ्रू हो सकता है, कुछ ना कुछ, या फिर केवल और केवल आउटपुट के लिए, जनरेट के लिए हो सकता है। तो बहुत सारे एक्सप्रेशन दिए रहते हैं, तो उन एक्सप्रेशन को सॉल्व कैसे करोगे, क्या ऑपरेटर्स क्या कैसे काम करेगा। और ये केवल केवल और केवल ऑपरेटर ही नहीं, इसमें फंक्शन भी हो सकते हैं, इसमें पंक्चुएटर्स भी हो सकते हैं, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो उन सबको आपको देखना है और समझना है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है ऑपरेटर, ऑपरेंड, वेरिएबल और फंक्शन कॉल का। मीन्स यहाँ पे फंक्शन कॉल भी होती है, आपके पास ऑपरेटर भी होते हैं, वेरिएबल भी होती है, देन कांस्टेंट भी होते हैं। मीन्स ये इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन है, और इनको सॉल्व करने का तरीका भी वही है जैसा कि अभी तक हम करते आए। हाँ, कुछ एक वेरिएबल्स और कुछ एक कांस्टेंट में थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं। अदरवाइज जैसा कि अभी तक हमने एक्सप्रेशन इवेल्युएट किया, एक्सप्रेशन सॉल्व किया, वही सिमिलर वे में हमें यहाँ पर भी सॉल्व करना है और काम करना है। ठीक, तो फिर उसके बाद है, जैसे अब आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ अर्थमेटिक यूज हुआ, देन यहाँ पे रिलेशनल यूज हुआ, देन यहाँ पे फंक्शन कॉल यूज हुआ। अर्थमेटिक क्योंकि अभी आप ये बिगिन कर रहे हो, आप अभी अब पढ़ रहे थे, अभी 12 तक की आपने नॉलेज ली है, आपको पता है कि जो प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये सारे कौन से, ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। मीन्स यहाँ पे सारे ही अर्थमेटिक हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन होती है। देन इसके बाद रिलेशनल। रिलेशनल मीन्स हम दो फिक्स्ड वैल्यूज के बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं। रिलेशन या तो बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, या बराबर हो सकता है, या बराबर नहीं भी हो सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप दो के बीच में रिलेशन क्रिएट कर सकते हो। अगर बन रहे होंगे तो बना दोगे, नहीं बनेंगे तो नहीं बनेंगे, बिल्कुल कोई कुछ नहीं कर सकता। तो बस यहाँ पे यही चीज है, यही चीज बताई गई। देन आपके पास लास्ट में आता है क्या, इनपुट आउटपुट फंक्शन इन सी। इनपुट आउटपुट फंक्शन इन द सी का मतलब ये है कि फंक्शन सी के टर्म्स में इनपुट और आउटपुट के कौन कौन से फंक्शंस प्रोवाइडेड हैं, जिनका यूज करके आप इनपुट कर सकते हो और आउटपुट रिसीव कर सकते हो। इनपुट करोगे कोई चीज और आउटपुट रिसीव करोगे। तो बस जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि आपके पास कौन कौन से फंक्शन है। एक आपके पास है स्कैनफ फंक्शन। ये स्कैनफ फंक्शन आपका वो फंक्शन है जिसके थ्रू आप इनपुट इंसर्ट करते हो, किसमें, सिस्टम पे। इनपुट आप डालते हो, वो इनपुट जाता है, कुछ ना कुछ प्रोसेस होती है, कुछ ना कुछ इंटरमीडिएट रिजल्ट क्रिएट होता है, एंड देन फाइनल रिजल्ट आपका यूजर स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। ये आपका कब होता है, जब आपका फाइनल रिजल्ट डेवलप हो जाता है। ठीक, तो ये आपका क्या है, इनपुट आउटपुट फंक्शन इन सी। ठीक, उसके बाद क्या है, उसका फॉर्मेट दिया हुआ है, देन उसका सिंटेक्स दिया हुआ है।
किसी भी चीज को, किसी भी कोडिंग लैंग्वेज को आप तभी सीख सकते हो जब तक आपको उसका पूरे तरीके से सिंटेक्स पता न चल जाए। अगर आपको सिंटेक्स पता नहीं है, आप लाख दिमाग लगा लो, लाख कुछ मेहनत कर लो, टोटल जीरो, मीन्स बिग जीरो। बिग जीरो आप गेन करोगे अगर आपने कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजी, देन उसके अलावा उसके बेसिक रूल्स रेगुलेशन एंड उनके पॉइंट्स मीन्स बहुत ही माइन्यूट पॉइंट्स को आप, अगर आपने बहुत ध्यान से सुना समझा और अप्लाई किया, तो आप बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, आप एग्जीक्यूट कर लोगे। अदरवाइज आप नहीं समझ पाओगे, ना एग्जीक्यूट कर पाओगे, और पूरे पूरे प्रोग्राम को लिखते समय कुछ ना कुछ बेसिक गलतियां करते रहोगे बार बार समझाने पर भी, और इसका असर केवल ये आप पर नहीं, ये पूरे पूरे आपके कई सारी चीजों में पड़ेगा, वो आपको बाद में ही पता चलेगा। तो स्कैनफ का यहाँ हम देख रहे हैं क्या है फॉर्मेट। स्कैनफ में हमारे पास फॉर्मेट स्ट्रिंग है। अब जैसे आपको आपका आप जैसे इनपुट कर रहे हो कोई नंबर, तो नंबर के लिए क्या होता है, नंबर के लिए परसेंट डी है। नंबर के लिए क्या है, परसेंट डी है। इसके अलावा अगर आप फ्लोट इनपुट कर रहे हो तो फ्लोट के लिए क्या है, फ्लोट के लिए आप यहाँ पे एफ यूज कर सकते हो, बट कुछ जगहों पे आपको 1F एंड 2F मिलेगा। तो ये 1F और 2F क्या है, एक्चुअली 1 और 2F ये बताता है कि आपको पॉइंट के बाद से कितने हद तक प्रिसीजन चाहिए। ये आपको प्रिसीजन देता है कम से कम 8 से 9 पॉइंट तक, 8 से 9 प्लेस तक डेसिमल आपको प्रेजेंटेशन देता है। बट इसके अलावा आप चाहते हो कि नहीं इतना लंबा ना जाए, केवल 2 ही फिगर तक रहे, तब आप इस 1 और 2 को डिफाइन करते हो, 1 और 2 को। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको केवल एक प्लेस और 2 प्लेस तक की वैल्यू रिसीव करनी है, उसके अलावा कोई भी वैल्यू रिसीव नहीं करनी है। ठीक, तो ये बात हुई आपके स्कैनफ की। फिर हम आते हैं कहाँ पे, हाँ इसके बाद ये एम्परसेंड, ये जो एम्परसेंड है इस सिंबल को कहते हैं एम्परसेंड। इस एम्परसेंड का मतलब ये होता है कि यहाँ पर इस एड्रेस पे वैल्यू स्टोर करो, मीन्स एट द एड्रेस ऑफ, इसको कहते हैं एट द एड्रेस ऑफ, इस एड्रेस पे जाके वैल्यू स्टोर करो एट द एड्रेस ऑफ। ठीक, ये आपका मतलब हुआ किस चीज का, आपके इस एम परसेंट ऑपरेटर, इस ऑपरेटर को क्या कहते हैं, इस ऑपरेटर को कहते हैं एम परसेंट। क्या कहते हैं, एम पर, इस ऑपरेटर को कहते हैं एम परसेंट। इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में, अपने इंग्लिश लैंग्वेज में एंड कहते हैं, बट यहाँ पर हम इसे कहते हैं एम परसेंट। ठीक, तो ये आपका हुआ बेसिक सिंटेक्स स्कैनफ का। देन अब हम मूव करते हैं इसके टाइप्स पे। तो कौन कौन से इसके फॉर्मेट लिखने के तरीके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके लिखने फॉर्मेट लिखने कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पर है एक सिंगल इनपुट, सिंगल इनपुट, एक ही इनपुट अगर आपको करना हो तो आप एम परसेंट ए लिखोगे। अगर आपको एक से ज्यादा करना हो तो आप परसेंट डी लगा के 2 इनपुट्स करोगे, एक आपका हो गया ए और एक आपका हो गया बी। ये 2 इनपुट हो गए, और 2 इनपुट आप कह लो कि एक आपका हो गया, एक आप कह सकते हो कि एक आपका हो गया 5 और एक हो 5 और एक हो गया आपका 5 और एक हो गया आपका 10। ये 2 इनपुट्स हुए। ठीक, इसके अलावा आप इसके अलावा कुछ और भी इनपुट कर सकते हो। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर ए और बी आपके कैरेक्टर हुए, ए और बी कैरेक्टर हुए, तो आप यहाँ पे ए बी या यहाँ पे ए सी और बी जेड लिख सकते हो, तो कुछ भी लिख सकते हो, इसमें कोई फाउंडेशन नहीं है। ठीक, कोई भी फाउंडेशन नहीं है। ठीक, उसके बाद आप जैसे यहाँ देख रहे हो कि इसके अलावा और भी प्रोग्राम है। प्रोग्राम आप यहाँ से स्टार्ट किए, ठीक, आप यहाँ से स्टार्ट किए, मल्टीपल इनपुट्स हो गए, ठीक है। उसके बाद आप अगर इस एग्जांपल की बात करें तो आप यहाँ से स्टार्ट किए, देन आपके पास मेन आया, मेन फंक्शन आपको मिल गया, तब आप इस ब्लॉक में एंट्री कर गए। इंट ए वेरिएबल को डिफाइन किया गया। उसके बाद ये मैसेज प्रिंट हुआ, इंटीजर वैल्यू ए, मीन्स अब आप एक इंटीजर वैल्यू इनपुट करिए। ए में इंटीजर वैल्यू आ गई, सपोज करो आ गई 7, सपोज करो आ गई वैल्यू 7 वैल्यू आ गई। उसके बाद प्रिंट ऑफ द वैल्यू यू इंटर, अब आपने जो वैल्यू इंटर की है उसे आप प्रिंट करो। क्या करना है, कुछ नहीं, बड़े आराम से यहाँ पर आएगा, मैसेज प्रिंट करेगा, एंड देन क्या प्रिंट होगा, दी वैल्यू यू इंटर इज, जो वैल्यू आपने इंटर की उसकी वैल्यू 7 है। ठीक,
तो यहाँ से आपको पता चल गया कि अब आपको ये आपका कंप्लीट हो गया। देन जैसा आप यहाँ देख रहे हो कि ये आपका आउटपुट क्या रिसीव हुआ, ठीक। तो ये आपका बेसिक scanf हो गया। देन अब आपका क्या है ये printf है। printf क्या है? printf आपका वो फंक्शन है जो आपके मैसेज, जो आपके रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट को डिस्प्ले कराता है, यूजर स्क्रीन पे शो करता है, उसका काम है आपका printf का। तो printf का आप देख भी रहे हो कि printf क्या है कि डिस्प्ले टेक्स्ट, कांस्टेंट वैल्यू, कुछ भी जो भी आप डिस्प्ले कराना चाहो वो आपको यूजर स्क्रीन पे डिस्प्ले करा देता है, ठीक। अब जैसे अगर आप बात करोगे कुछ भी हो, मीन्स जैसे यहाँ पे मैसेज है फॉर्मेट स्ट्रिंग, एक्चुअली अगर आप कोई मैसेज प्रिंट कराना है तब आपको फॉर्मेट की जरूरत नहीं। अब जैसे आपको प्रिंट करना है printf printf हेलो वर्ल्ड, printf हेलो वर्ल्ड। तो printf हेलो वर्ल्ड का मतलब ये है कि इस हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दो। तो इसके लिए हमें किसी न किसी फॉर्मेट स्ट्रिंग की जरूरत नहीं है। जब हमारे पास कुछ वैल्यू होगी, कोई वेरिएबल को हमें प्रिंट करना होगा, whenever we have to print some variable, then we need some type of that variable. What are the format required? What are the format specifier required for to print that variable? उस वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए हमें कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम बता सकते हैं कि वो हमारा एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा, ठीक। उसके अलावा आपका और भी कई तरीके, जैसे मैंने ये लिखा printf हेलो वर्ल्ड। देन उसके बाद जैसे आपको यहाँ वैल्यू प्रिंट करनी है एक ही, इसीलिए तब हमें इस फॉर्मेट स्पेसिफायर की नीड पड़ी। देन उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो कि आप यहाँ पे वैल्यू ऐड कर रहे हो, देन उसको प्रिंट कर रहे हो। अब दो वैल्यू थी, दो वैल्यू ऐड की गई, फिर रिजल्ट इसमें स्टोर किया गया एंड देन उसको आप प्रिंट कर रहे हो, ठीक। तो इससे आप बहुत ही आसानी से समझ गए कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ठीक। देन फिर आपके पास आता है एस्केप सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। क्या आता है? एस्केप सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। एस्केप सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स ये वो कैरेक्टर्स हैं जिनका कोई भी साइज नहीं होता, कोई भी वैल्यू डिफाइंड नहीं होती, मींस ये एक तरीके के नल वैल्यूज हैं और इनका कोई भी पर्पस नहीं है। हाँ, ये आपके यूजर स्क्रीन पे आपकी विजुअलाइजेशन, आपके डेटा को स्ट्रक्चर्ड दे सकते हैं, एक तरीके का अरेंज और ऑर्गेनाइज बनाने में हेल्प कर सकते हैं। तो जैसे आप देख भी रहे हो कि escape sequence are typically used to specify actions that are carriage returns that have new line and similar to other। तो जैसा आप देख भी रहे हो, तो जैसा आप यहाँ पढ़ रहे हो कि जैसे आपके पास क्या है, \b \f \n \t \b डबल \सिंगल कोर्स \डबल कोर्स एंड क्वेश्चन मार्क। तो इस b का मतलब होता है बैक स्पेस, देन f का मतलब होता है लाइन फीड, फॉर्म फीड, देन n का मतलब होता है न्यू लाइन। तो ये आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो। इसका इस्तेमाल जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे आपको चीजें और क्लियर होती जाएंगी कि क्या किसका यूज है। बेसिकली हम सबसे ज्यादा हम इस चीज का सबसे ज्यादा हम इस चीज का और उसके बाद सबसे ज्यादा इस चीज का, इन दो का यूज करते हैं। इसके अलावा मोस्टली हम यूज ही नहीं करते हैं। इन दो का हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, इसके अलावा ज्यादा यूज नहीं करते। हाँ, लेकिन हर किसी का यूज बिल्कुल है और पर्टिकुलर टाइम पर है। तो ये आपका बेसिकली यहाँ पे चीजें इतनी हुई। देन हम आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही।